औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर ग्रुप ऑफ साइंसेस। बायोलॉजी का साइंस के दूसरे शोबों के साथ ताल्लुक़, या हम कह सकते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस। बायोलॉजी जो है ये मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है। मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस का क्या मतलब है? मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस का मतलब है कसीरुल मज़ामीनी साइंस, यानी इसमें दूसरे सब्जेक्ट जो है वो इन्वॉल्व है, तो इसी वजह से बायोलॉजी को कसीरुल मज़ामीनी साइंस कहते हैं। अच्छा जी, हम पढ़ के आ रहे हैं बायोलॉजी की डिफिनीशन में, तारीफ़ में, कि बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के मुतालिक पढ़ते हैं, ज़िंदगी के मुतालिक पढ़ते हैं, जानदार अशिया के मुतालिक पढ़ते हैं। अब जानदारों में मुख्तलिफ़ पेचीदा निज़ाम पाए जाते हैं। उन पेचीदा निज़ाम को समझने के लिए बायोलॉजी साइंस के दूसरी शोबों पर इन्हिसार करती है, जिसकी वजह से बायोलॉजी को कसीरुल मज़ामीनी साइंस कहते हैं। उसमें पहला मज़ामीन जो है वो है फ़िज़िक्स, कि बायोलॉजी का फ़िज़िक्स के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो पहला हम बायोलॉजी का फ़िज़िक्स के साथ ताल्लुक़ पढ़ते हैं तो उसको बायोफ़िज़िक्स कहते हैं जी। अब अगर बायोफ़िज़िक्स को देखा जाए तो बायोफ़िज़िक्स जो है इसमें दो वर्ड्स है। इसमें पहला लफ्ज़ है बायो और दूसरा लफ्ज़ है इसमें फ़िज़िक्स। अब इसको अलग अलग पढ़ेंगे कि बायो का क्या मतलब है और फ़िज़िक्स का क्या मतलब है। अच्छा जी, बायो में हम पहले पढ़ चुके हैं कि बायो का क्या मतलब है? लाइफ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लाइफ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदगी या जानदार अशिया। और फिज़िक्स का क्या मतलब है? अगर फ़िज़िक्स को देखा जाए तो फ़िज़िक्स का लफ्ज़ जो है ये निकला है फ्यूज़स से। इसका मतलब है नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स का क्या मतलब है? कुदरती अशिया। या हम ये भी कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स में हम मादा और तवानाई के मुतालिक पढ़ते हैं। अच्छा, फ़िज़िक्स निकला है फ्यूज़स से। फ्यूज़स यूनानी लफ्ज़ है, इसका मतलब है नेचुरल थिंग्स, कुदरती अशिया। या हम सादा अल्फाज में यूँ भी कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स जो है इसमें हम मादा और तवानाई के मुतालिक पढ़ते हैं। मैटर कहते हैं मादे को और एनर्जी कहते हैं तवानाई को। बेसिकली फ़िज़िक्स जो है उसमें हम मादा और तवानाई के मुतालिक पढ़ते हैं। अच्छा, अब बायोफ़िज़िक्स की डिफिनीशन क्या हो गई? जी, बायोफ़िज़िक्स की डिफिनीशन क्या हो गई? बायोफ़िज़िक्स की डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं, द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमेना एंड प्रॉब्लम्स यूजिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फ़िज़िक्स। बायोलॉजिकल फिनोमेना कहते हैं हयातियाती मज़ाहिर को। प्रिंसिपल्स कहते हैं उसूल को। टेक्निक्स कहते हैं तरीक़ेकार को। मतलब क्या हो गया? प्रॉब्लम्स का मतलब है मसाइल। मतलब क्या हो गया बायोफ़िज़िक्स का? कि हयातियाती मज़ाहिर और मसाइल को, लिविंग ऑर्गेनिज़म से रिलेटेड जो मसले होते हैं उसको समझने के लिए फ़िज़िक्स के उसूल और तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड बोन्स। हमारे जिस्म में जो हड्डियाँ होती है या जो मसल होते हैं, गज़लात होते हैं, उसकी जो मूवमेंट है उसको हम बायोफ़िज़िक्स में पढ़ते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो मूवमेंट का ताल्लुक़ है वो फ़िज़िक्स से है, और ये
मूवमेंट कहाँ पे होती है? हमारे जिस्म में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जिस्म में, जानदारों के जिस्म में। तो इसको हम बायोफिज़िक्स में पढ़ते हैं। इसको अगर हम इस मूवमेंट को पढ़ेंगे तो इसको हम एक सिंपल मशीन के साथ कंपेयर करेंगे जिसको हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं, लीवर। लीवर एक सिंपल मशीन है, वो फिज़िक्स में यूज़ होता है। वो कोई चीज़ वज़न उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम उसके एक साइड पे फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्स अप्लाई करते हैं, एफ़र्ट अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से दूसरी साइड पे जो कुव्वत होती है, वो जो ताकत होती है वो उड़ जाती है। जो चीज़ होता है, जो वज़न हम उठाना चाहते हैं वो उड़ जाती है। इसी तरह हमारा हाथ है, यहाँ पे अगर हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं, इसको हम उठाना चाहते हैं, तो ये साइड जो है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये फलक्रम का काम करेगा। तो इसको हम उठाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स की वजह से ये मूवमेंट करेगा। हड्डियाँ और मसल जो है ये मूवमेंट करेंगे। तो इसी तरह इसका मिसाल जो है वो हम लीवर के साथ, सिंपल मशीन के साथ देते हैं। तो यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट को हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हो रही है। तो इसी वजह से इस मूवमेंट को हम बायोफिज़िक्स में पढ़ते हैं। दूसरा मिसाल क्या है? दूसरा मिसाल है बर्ड्स फ्लाइंग, परिंदे जो उड़ रहे हैं हवा में। अब परिंदे जो उड़ते हैं वो भी मूवमेंट करते हैं, विंग्स की इसकी मूवमेंट होती है, परों की मूवमेंट होती है, अप डाउन मूवमेंट होती है। तो उसकी वजह से वो मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं, हरकत करते हैं। तो ये जो परिंदों की उड़ना होता है, ये जो हवा में उड़ रहे होते हैं, अब ये मूवमेंट करते हैं, लेकिन ये मूवमेंट कहाँ भी होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। बर्ड जो है वो लिविंग थिंग है, तो इसी वजह से इसको हम बायोफिज़िक्स में पढ़ते हैं। या तीसरा मिसाल इसका क्या है? इफ़ेक्ट ऑफ एक्स रेज ऑन लिविंग मैटर। एक्स रे जो होती है, जो हम बॉडी की, जिस्म की, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है, उसके लिए करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हड्डी की टूट मालूम करते हैं, टूट फूट मालूम करते हैं। तो एक्सरे जो करते हैं, जो हमारे जिस्म पे पड़ती है, तो उसका इफ़ेक्ट देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हमारे जिस्म पे, कि इसका जिस्म पे क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या असर होता है कि जब ये एक्स रेज हमारे जिस्म पे पड़ती है। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो एक्स रे जो है वो एक किस्म की रेडिएशन होती है, रेज़ होती है। अब रेज़ का ताल्लुक जो है वो फिज़िक्स है, लेकिन ये रेज़ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिस्म पे पड़ती है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिस्म पे जो इसका असर होता है उसको पढ़े हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल है रिसेप्शन ऑफ लाइट रेज बाय आई। अब लाइट पड़ रही है, लेकिन ये लाइट जो है ये हमारे आंखों पे पड़ रही है। अब लाइट का ताल्लुक जो है वो फिज़िक्स से है, लेकिन ये लाइट जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आर्गन पे पड़ रही है, आंख पे पड़ रही है। तो ये किस तरह से लाइट को रिसीव करते हैं हमारी आंख, किस तरह से वो लाइट जब हमारी आंख पे पड़ती है तो इसको किस तरह रिसीव करते हैं, तो इसको हम बायो फिज़िक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस फॉलोज द लॉ ऑफ फिजिक्स ड्यूरिंग लाइट एब्जॉर्प्शन। कि जब फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है पौधों में, तो वो क्या करते हैं, वो लाइट के बगैर नहीं होता, लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये जो लाइट एब्जॉर्बेंस होती है फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान, अब कौन सा लाइट ये एब्जॉर्ब करता है, किस से किस वेवलेंथ तक लाइट ये एब्जॉर्ब करता है, अब ये पूरा डिटेल जो है इसको हम बायो फिज़िक्स में पढ़ते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। अगर देखा जाए बायोकेमिस्ट्री में भी दो लफ्ज़ है, एक इसमें है बायो और दूसरा लफ्ज़ है केमिस्ट्री। अब बायो का वही मकसद है, बायो का वही मतलब है कि बायो में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री में हम किस चीज़ के मुतालिक पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम मादा और इसकी बनावट के मुतालिक पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम स्टडी ऑफ मैटर एंड कंपोजिशन, मादा और इसकी बनावट के मुतालिक पढ़ते हैं। कंपोजिशन का मतलब है बनावट, इसकी बनावट क्या है। अब अगर हम बायोकेमिस्ट्री की तारीफ़ करना चाहें तो बायोकेमिस्ट्री की तारीफ़ किस तरह करेंगे,
अच्छा जी, द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस एंड सब्सटेंसेस दैट अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो कीमियाई अवामिल या वो कीमियाई तामुलात और वो कीमियाई अनासिर, सब्सटेंसेस कहते हैं अनासिर को, वो कीमियाई अवामिल और वो कीमियाई अनासिर जो जानदारों के जिस्म के अंदर पाए जाते हैं, जानदारों के जिस्म के अंदर मौजूद हो, उसको हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम बेसिकली उन कीमियाई अनासिर और उन कीमियाई अवामिल का मुताला करते हैं जो जानदारों के जिस्म में मौजूद होते हैं, जानदारों के जिस्म में पाए जाते हैं। अच्छा जी, स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब स्ट्रक्चरल एनालिसिस कहते हैं साख्ती तज्जिया को। किस चीज़ का साख्ती तज्जिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं नामियाती मुरक्कबात को। अब नामियाती मुरक्कबात क्या होते हैं? नामियाती मुरक्कबात वो मुरक्कबात होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल होते हैं, उसको नामियाती मुरक्कबात कहते हैं। तो बेसिकली केमिस्ट्री में हम जितने भी नामियाती मुरक्कबात होते हैं उसका साख्ती तज्जिया करते हैं। उस नामियाती मुरक्कबात में पहला जो है वो है प्रोटीन। प्रोटीन को प्रोटीन भी कहते हैं, इसको लहमियात भी कहते हैं। दूसरा नामियाती मुरक्कबात जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं नशाइस्ते को। और तीसरा नामियाती मुरक्कबात जो है वो है प्रोटीन। फैट्स कहते हैं चर्बी को। जी, अब बायोकेमिस्ट्री में हम जितने भी नामियाती मुरक्कबात हैं जो जानदारों के जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं, उसका साख्ती तज्जिया करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि फॉर एग्जांपल प्रोटीन की स्ट्रक्चर किस तरह है, कार्बोहाइड्रेट्स की स्ट्रक्चर किस तरह है और फैट्स की स्ट्रक्चर किस तरह है। दूसरा एग्जांपल इसका क्या है? दूसरा एग्जांपल इसका क्या है? दूसरा एग्जांपल इसका है केमिकल रिएक्शंस। जितनी भी कीमियाई तामुलात होते हैं, केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या है? कीमियाई तामुलात। जितने भी कीमियाई तामुलात होते हैं जानदारों के जिस्म के अंदर, वो कीमियाई तामुलात क्या होते हैं? इसमें पहला जो है वो है फोटोसिंथेसिस, जिसको ज़ियाई तालीफ कहते हैं, और दूसरा है रिस्पायरेशन, जिसको अम्ल तनफ़ुस कहते हैं। मतलब ये है कि बायोकेमिस्ट्री में हम उन कीमियाई तामुलात का मुताला करते हैं जो कीमियाई तामुलात लिविंग ऑर्गेनिज़म जानदारों के जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं या जानदारों के जिस्म के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोजियोग्राफी। तो बायोजियोग्राफी का लफ्ज़ भी दो लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है। इसमें पहला लफ्ज़ है बायो और दूसरा लफ्ज़ है जियोग्राफी। अच्छा जी, अब बायो में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक पढ़ते हैं, जानदार अशिया के मुतालिक पढ़ते हैं, और जियोग्राफी जो है इसमें हम अर्थ के मुतालिक पढ़ते हैं, ज़मीन के मुतालिक पढ़ते हैं, ज़मीन के मुतालिक स्टडी करते हैं। अब बायोजियोग्राफी की डिफिनीशन क्या है? द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ सरफेस। डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं तकसीम को। बायोजियोग्राफी में हम जानदारों की ज़मीन पे जो तकसीम है उसके मुतालिक पढ़ते हैं कि जानदारों की ज़मीन पे किस तरह तकसीम हुई है, किस तरह मुख्तलिफ़ जानदार ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे रहते हैं। अब इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तकसीम है सतह ज़मीन पे, उसके मुतालिक पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा जी, अब इसकी मिसाली क्या है? इसका पहला मिसाल जो है वो है पोलर बियर। पोलर बियर जो है ये कुतबी रीछ को कहते हैं।
अब ये पोलर बियर जो है कुतबी रीछ, ये अमूमन कुतबैन पे ही पाए जाते हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इसके लिए टेम्परेचर कम दरकार होती है। तो जो कुतबी इलाके होते हैं, कुतबैन होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर कम होती है, वहाँ पे साल साल बर्फ़बारी पड़ी होती है। तो इसी वजह से ये अमूमन बर्फ़ के इलाके में होते हैं, बर्फ़ानी इलाके में होते हैं। तो इसी वजह से ये अमूमन कुतबैन पे ही पाए जाते हैं, पोलर बियर। और दूसरा मिसाल इसका क्या है? अच्छा जी, दूसरा मिसाल इसका क्या है? मलेरिया काजिंग मॉस्किटो फाउंड इन वार्म प्लेसेस। अब मलेरिया की जो मच्छर है, वो मच्छर जो मलेरिया पिलाते हैं, अब मलेरिया पिलाने वाले जो मच्छर होते हैं वो अमूमन गर्म और मरतूब इलाकों में होते हैं। अब ये ठंडी इलाकों में नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो टेम्परेचर दरकार होती है वो ज़्यादा दरकार होती है, तो इसकी नशनुमा के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए, इसकी रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसी वजह से ये अमूमन गर्म और मरतूब इलाकों में होते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में पाए जाते हैं। अब इसकी जो तकसीम है वो मुख्तलिफ़ होती है। तो इसी वजह से हम बायोजियोग्राफी में हम जानदारों की सतह ज़मीन की जो तकसीम है उसकी मुतालिक पढ़ते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है बायोमेट्री और बायोस्टैटिस्टिक। अच्छा, अगर बायोमेट्री को देखा जाए तो बायोमेट्री जो है ये भी दो लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है। इसमें पहला लफ्ज़ है बायो जिसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और दूसरा लफ्ज़ है मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। मेजरमेंट कहते हैं पैमाइश को। अब बायोमेट्री की डिफिनीशन क्या हो गई? The application of maths and statistics in the field of बायोलॉजी, कि इसमें बायोमेट्री में हम मैथ्स और स्टैटिस्टिक को बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। अब मैथ्स कहाँ पे यूज़ होता है बायो में, और स्टैटिस्टिक कहाँ पे यूज़ होता है? बायोमेथ्स जो है ये यूज़ होता है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर कहते हैं ज़राअत को। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बायोमेथ्स एग्रीकल्चर में किस तरह यूज़ होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी पौधे की लंबाई देखना चाहते हैं, उसकी मोटाई देखना चाहते हैं, उसका सरकमफेरेंस मालूम करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि ये पौधा जो है ये कितनी सेंटीमीटर लंबा है, अब इसकी जो लंबाई है सेंटीमीटर में या इंचज़ में, तो इसको यहाँ पे मैथ्स यूज़ होते हैं। बायोमेथ्स, इसको बायोमेथ्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इतनी सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, इतनी इंचज़ इसकी लंबाई है, इतनी इंचज़ इसकी चौड़ाई है, इतनी इंचज़ इसकी मोटाई है, या इसका सरकमफेरेंस मालूम करना चाहते तो वहाँ पे हम बायोमेथ्स यूज़ करते हैं। और दूसरा चीज़ जो है वो है बायोस्टैटिस्टिक। बायोस्टैटिस्टिक जो है ये यूज़ होता है मेडिसन में, तिब के शोबे में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई टेस्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ब्लड का टेस्ट करना चाहते हैं, तो उस ब्लड के टेस्ट में हम ये मालूम करना चाहते हैं कि हमारे ब्लड में WBCs वाइट ब्लड सेल जो है वो कितनी मिकदार में मौजूद है। अब ये जो WBCs है, वाइट ब्लड सेल्स है, अगर हम इसका मिकदार ब्लड में मालूम करना चाहते हैं तो उसका नॉर्मल रेंज जो है वो कितना है? वो 4000 से लेके 11000 तक है। 4000 से लेके 11000 तक इसका नॉर्मल रेंज होता है। तो इसके साथ हम यूनिट लगाते हैं पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ब्लड, कि पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ब्लड में इतने मिकदार में WBCs मौजूद होती है। तो इसको हम मैथ्स बायोस्टैटिस्टिक के थ्रू मालूम करते हैं, बायोस्टैटिस्टिक यूज़ होता है। या फॉर एग्जांपल हम हेमोग्लोबिन मालूम करना चाहते हैं, HB मालूम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं कि हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन की मिकदार कितनी है, तो उसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 12 से 16 होती है। नॉर्मल जो फीमेल की बात करें तो फीमेल में इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 12 से 14 होती है, और मेल में इसकी मिकदार जो है वो 12 से 16 होती है। अच्छा जी, तो अगर हम ये लिखना चाहते हैं तो इसके साथ यूनिट क्या लिखेगा? ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड।
तो ये नॉर्मली क्या होता है, ये बायोस्टैटिस्टिक होती है। तो बायोस्टैटिस्टिक जो है वो मेडिसिन के शोबे में यूज़ होता है, तिब के शोबे में यूज़ होता है, और बायोमैथ जो है वो एग्रीकल्चर ज़राअत में यूज़ होता है। इसके अलावा बायोस्टैटिस्टिक को अगर हम देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो उस मेडिसिन पे उसका केमिकल फार्मूला लिखा होता है कि फ़लाँ चीज़ इतने मकदार में मौजूद है, फ़लाँ चीज़ इसमें इतने मकदार में मौजूद है। तो बेसिकली वो क्या होता है, वो बायोस्टैटिस्टिक होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। अगर देखा जाए बायो इकोनॉमिक्स का लफ्ज़ भी दो लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है। इसमें पहला लफ्ज़ है बायो और दूसरा लफ्ज़ है इकोनॉमिक्स। अच्छा जी, बायो में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक पढ़ते हैं, और दूसरा जो है इकोनॉमिक्स में हम इकानमी के मुतालिक पढ़ते हैं। इकानमी क्या चीज़ है, इकानमी कहते हैं मईशत को। बायो इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन क्या हो गई, बायो इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन इस तरह लिखते हैं। The study of living organisms from economical point of view। economical point of view का क्या मतलब है, माशी नुक्ते नज़र से। बायो इकोनॉमिक्स में हम जानदारों के मुतालिक पढ़ते हैं, जानदारों की माशी नुक्ते नज़र के मुतालिक पढ़ते हैं, या सादा अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि बायो इकोनॉमिक्स में हम जानदारों के उस पहलू का मुताला करते हैं जिसका ताल्लुक़ मुल्की माईशत से हो। अच्छा जी, इसकी मिसाल क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा जी, इसका मिसाल क्या है, इसका मिसाल है डेयरी फार्मिंग, जो माल मवेशियों के फार्म होते हैं उसके मुतालिक पढ़ते हैं। अच्छा जी, बेसिकली ये बायो इकोनॉमिक जो है इसमें हम प्रॉफिट और कास्ट के मुतालिक पढ़ते हैं, कास्ट और प्रॉफिट। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ है, उस पर कास्ट कितनी है और इसका प्रॉफिट कितना है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ है वो हम बायो इकोनॉमिक्स में करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉर एग्ज़ाम्पल डेयरी फार्म हो गए, या इस तरह दूसरी माल मवेशियों के फार्म हो गए, या इस तरह बर्ड्स वग़ैरह की चूज़ी वग़ैरह जो है उसकी फार्म हो गए, जो पोल्ट्री वग़ैरह होती है। तो उसमें हम प्रॉफिट और कॉस्ट को देखते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इस पे ख़र्चा कितना आया है और इसका फ़ायदा कितना है, इसका नफ़ा कितना है, तो इसके प्रॉफिट और कॉस्ट को देखते हैं। तो बायो इकोनॉमिक्स में हम जानदारों के उस पहलू के मुतालिक पढ़ते हैं जिसका ताल्लुक़ मुल्की माईशत से हो। तो इसी के साथ आज का टॉपिक इख्तिताम पजीर हो गया। इस टॉपिक से रिलेटेड या इसके अलावा और जो टॉपिक्स है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके आप लोग पूछ सकते हैं। उसके लिए हफ्ते में मैं एक क्लास अरेंज करूंगा, क्वेश्चन आंसर की स्पेशल एक क्लास होगी जिसमें आप लोगों की जितनी भी सवालात होंगे उसके मैं जवाबात आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।